हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छंद को। क्या डिस्कस करेंगे? छंद की ये सेकंड वीडियो रहेगी। अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, यहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है। इसके बाद में एक और आएगी तो आपका छंद फिनिश हो जाएगा। छंद से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो सारे आपके क्लियर होंगे इन तीनों वीडियोज़ के अंदर। तो हम बात करेंगे छंद की आगे की सीरीज़ में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ कि हमने बात की थी छंद के बारे में कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है ढकना या आच्छादन। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आच्छादन या ढकना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से लिखकर ये बताइए कि छंद की परिभाषा क्या होती है, टाइप करके बताएंगे कि छंद की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आपको कितना याद है, पिछली वीडियो में आप कितना सीख पाए। तो जल्दी से टाइप कीजिए छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू, या अकॉर्डिंग टू लास्ट डे की जो क्लास थी उसके अकॉर्डिंग? बताइए आंसर क्या होगा इसका। छंद की परिभाषा आंसर बताएंगे। देखिए, कोई भी पंक्ति है या कोई वाक्य है, उसमें अगर यति, गति, तुक, विराम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसमें गायनता उत्पन्न की जाती है, गायन उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर छंद होता है। ध्यान रखिएगा, यति, गति, तुक, विराम सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कहाँ यति है, कहाँ गति आपको लेनी है, कहाँ विराम लगाना है। सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो बनता है वो होता है छंद। ठीक है। छंद में जैसे हमने छंद के भेदों की बात की थी, तो जल्दी से टाइप करके बताएंगे कि छंद के कितने भेद होते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। छंद के कितने भेद होते हैं, उनके नाम भी लिखकर आप बताएंगे। मुझे ये जानना है कि आपने कितना पढ़ा था कल। मैं सारे जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ उनका आंसर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट डे का रिवीजन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नया पढ़ने से पहले जो आपने प्रीवियस ज्ञान लिया है उसको अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। वेरी गुड। जो लोग आंसर कर रहे हैं 2 और 3, यानी छंद हमारे जो हैं इनके 2 और 3 भेद होते हैं, यानी 2 भी होते हैं और 3 भी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर करेंगे। तो जहां आपको ऑप्शन में 2 दिखेगा 2 करेंगे, 3 दिखेगा 3 करेंगे। तो छंद के भेदों की बात करें तो छंद के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद। कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और स्वच्छंद। 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और स्वच्छंद। मात्रिक छंद किन्हें कहते हैं? जल्दी से टाइप करेंगे। वर्णिक छंद किन्हें कहते हैं? जल्दी से टाइप करेंगे। स्वच्छंद किन्हें कहते हैं? टाइप करेंगे। ठीक है। तो हम अगर बात करें किसकी? मात्रिक छंद की, तो जिन छंदों की पहचान मात्रा के आधार पर होती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। जिन छंदों की पहचान वर्ण के आधार पर होती है वर्णिक छंद कहलाते हैं। और जिन छंदों की पहचान यानी जो सामान्य छंद के जो नियम हैं, रूल हैं, उनका जो पालन नहीं करता वो स्वच्छंद कहलाता है। ठीक है। स्वच्छंद क्या है? जो छंद के सामान्य नियम हैं उनका पालन नहीं करता। और स्वच्छंद जो है इसको केचुआ छंद या फिर रबर छंद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको रिवाइज कराया है क्या कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छंद के कितने भेद होते हैं, छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद के कौन कौन से भेद होते हैं, आप उनकी पहचान कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में आपको रिवाइज कराई। अब हम बात करेंगे आगे छंद की। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने जो डेटा लिखा है इसको एक एक करके हम समझेंगे। सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपको समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आपको ध्यान रखना है पंक्तियाँ। जैसे पंक्तियाँ कुछ लिखी होती हैं तो उसमें सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि मात्राएं निकालना मैं आपको बताऊंगी कि मात्राएं कैसे निकाली जाती हैं, क्योंकि जो मात्रिक छंद होते हैं मोस्टली वही पूछे जाते हैं आपसे। दोहा है, सोठा है, बरवे वगैरह ये सारे छंद आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसकी पहचान आपको कैसे करनी है? जैसे दोहा होगा तो दोहा के पहले चरण में कितनी मात्राएँ होंगी? 13 होंगी। तो आपको कैसे निकालना? देखिए, जैसे पंक्ति दी हुई है, कोई पंक्ति क्या होती है? जैसे ये पंक्तियां दी हुई हैं, कारज धीरे होत है, काहे होत दीर, समय पाए तरुवर फलय तक सिंचो नीर। तो ये जो पंक्ति दी हुई हैं ये क्या है? 2 पंक्तियां हैं आपके सामने। इन 2 पंक्तियों में ही आपको देखना है कि यहाँ जो जैसे कारज धीरे होत है तो ये यहाँ अल्पविराम जो लगा है ना, अल्पविराम, ये जो अल्पविराम है इसी को क्या कहेंगे? यति कहेंगे। क्या कहेंगे? यति। फिर उसके बाद में कारज धीरे होत है तो यहाँ हमने यति ली। उसके बाद में काहे होत अधीर, काहे होत अधीर, यहाँ हमने क्या लिया? विराम लिया। फिर उसके बाद में समय पाए तरुवर फलय, समय पाए तरुवर फलय के तक सिंचो नीर। अब देखिए ये जो यहाँ कोमा सा लगा है ना, ये ही है अल्पविराम। अल्पविराम यानी यति। ठीक, यति।
अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको गायनता देंगे, इसमें गायनता जैसे कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समेत पाए तरुवर फलय केतक सिंचो नीर। अब देखा आपने यहाँ पर मात्राओं के आधार पर धीर और नीर दोनों में समानता है। तो जहाँ मात्राओं के आधार पर समानता होगी, जहाँ पर वर्णों के समूह के आधार पर समानता होगी, वहाँ ये क्या हो जाएगा, तुक हो जाएगा। तुक ही तो बन रहा है। अधीर, धीर, नीर, ये सारे क्या हैं, तुकबंदी वाले शब्द हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब यहाँ हम सीखेंगे मात्राएं निकालना। पहले तो ये बताइए कि जो लास्ट आपने पढ़ा था, लास्ट छंद की जो वीडियो थी, सेशन था, वो आपको कैसा लगा? क्या आपको समझ में आया? कमेंट करके बताइए। दूसरी बात आपको मुझे ये बतानी है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ या फिर सोई हुई हूँ, क्योंकि जो कल की वीडियो थी उसमें थोड़ा सा मुझे एनर्जी कम लग रही थी, स्लो थी, एनर्जी डाउन थी, क्योंकि कुछ काम था जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ा और बहुत सारी थकान उसकी वजह से हो गई। मोस्टली क्या हुआ है कि लॉकडाउन हुआ है ना 2020 में, जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद में हैबिट हो गई है कि घर में ही रहना, तो उसकी वजह से अगर कहीं बाहर जाना पड़ता है, काम आ जाता है, कोई वर्क होता है, उस वर्क को करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में रहेंगे तो अपना वर्क तो खुद से हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें निकलना पड़ेगा ना। ठीक उसी तरीके से जैसे हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना भी हमें पड़ेगा, दिन रात एक हमें करनी पड़ेगी, रात दिन की मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारा फ्रेंड जो है वो मेहनत कर ले और नौकरी हमारी लग जाए, ऐसा नहीं होगा ना। सिलेक्शन अगर हमें लेना है तो मेहनत भी हमें करनी होगी। उसी तरीके से जब काम है तो उसको करने के लिए हमें जाना होगा ना, काम हमारे पास थोड़ा ना आएगा। तो उसको जब किसी काम को करने के लिए हम बाहर जाते हैं और हैबिट हो जाती है ख़त्म, तो थकान होती है, इस वजह से एनर्जी डाउन थी। लेकिन आज तो नहीं लग रहा आपको कि एनर्जी डाउन है? अब ठीक है ना। तो देखिए ये पंक्तियां हैं, क्या हैं, पंक्तियां। अब हम बात करेंगे कि मात्राएं कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पढ़ते आए हैं और मैंने भी वर्णमाला में आपको बताया है, जैसे आई उ री री, ये 5 होते हैं क्या, लघु स्वर या मूल स्वर। वैसे जो आई उ हमारा री और लिरी जो है उसको हिंदी में नहीं गिना जाता, लेकिन जब हम छंद पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है, कई बार अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप गलत ना करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आ ई उ री और लिरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ध्यान रखिएगा, आ ई उ री और लिरी और लिरी, ये जो 5 मूल स्वर हैं, या ये कहें कि 5 जो लघु स्वर हैं, इन स्वरों की मात्रा 1 होती है, यानी लघु होती है। इन स्वरों की मात्रा कैसी होती है, लघु होती है, यानी 1। तो एक डंडे से इसको दर्शाया जाता है, इस ब्राह्म के तरीके का एक डंडा होता है, जहाँ 1 मात्रा होगी, लघु मात्रा होगी, वहाँ ये दर्शाया जाएगा। यानी कि जब भी आपकी पंक्ति में आ ई उ री और ली ये आएंगे तो इस तरीके की मात्रा लगेगी, यानी 1 मात्रा। और जब भी आपकी पंक्ति में दीर्घ आ आएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर उसके बाद में दीर्घ री और ए, आई, ओ, औ, अंग और आहा। ठीक है, तो जब भी आपकी पंक्ति में ये आएंगे तब इनकी मात्रा दीर्घ लगेगी, गुरु मात्रा लगेगी। तो गुरु मात्रा को दर्शाने के लिए इस तरीके का एक चिन्ह होता है, एस टाइप का। ठीक है, कैसा, एस टाइप का। आगे आएंगे ये सारी चीज़ें तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी समझिए। ठीक है, अब यहाँ मात्राएं आपको निकालनी हैं। ये बताइए पहले, ये क्लियर हो रहा है ना कि दीर्घ और लघु, दीर्घ और लघु। लघु के लिए आपको एक डंडा खींचना है, एक विराम टाइप का बनाना है साइन, और दीर्घ के लिए आपको एस टाइप का साइन बनाना है, इस तरीके का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फलय केतक सिंचो नीर। देखो इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम है धीरे होता है, इसका मतलब है कि जब उसका समय आएगा वो होगा अपनी स्पीड में। ये नहीं है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कहावत मुहावरा है कि सियारिया की औलाद से बेर नहीं पकते, सियारिया की औलाद से बेर नहीं पकते। इसका मतलब ये है कि आपके जल्दी करने से कोई काम जल्दी नहीं होगा, उसका जो लिमिट है, टाइम है, एक टाइम पर ही वो होगा। जैसे मान लीजिए आपने आम का एक पौधा लगाया और आप चाहते हैं कि जिस दिन पौधा लगाया उससे दूसरे दिन ही उसमें से आम टपकने लगें, आम आने लगें उसमें। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए भी एक टाइम लिमिट है कि आप उसको, दूसरी बात उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं आपकी कि उसे डेली आप खाद दें,
पानी दें, उसको पालें एक बच्चे की तरह। जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको आम भी देगा, ऐसी बात नहीं है। तो कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर, आपको अधीर नहीं होना, धीरज नहीं खोना। धीरज के साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम, सबके साथ होता है, कभी कभी सबके साथ होता है, ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत दिन से कंटिन्यूस लगे हुए हैं, तो 1-2 दिन आपको रेस्ट कर लेना चाहिए अगर आपको ठीक फील नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि धीरज जो है ना, उसको जो धैर्यवान होगा वही सक्सेस होगा। और ख़ासकर टीचिंग लाइन की अगर हम बात करें तो ये लाइन ऐसी है, इसमें अगर धैर्य आपके पास में है तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, क्यों धीरज को खोता है, अधीर मतलब धीरज खो देना, अधीर होना, धैर्यवान ना होना। काहे होत अधीर समय पाए तरवर फले, जब समय आएगा तब तरवर यानी पेड़ फल देगा आपको, क्या देगा, फल देगा। के तक सिंचो नीर, तो आपको क्या करना है, धीरज रखना है। जब समय आएगा तो आम का जो पौधा आपने बोया है वो आपको फल भी देगा, तो उसको सींचिए, धैर्य रखिए, ठीक है। अब देखिए मात्राओं की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया जब भी दीर्घ आ आएगा तो 2 मात्रा लगेंगी, यानी एस साइन लगेगा। तो यहाँ देखिए कारज में हमारा दीर्घ आ है तो हमने यहाँ पर 2 मात्रा यानी एस का साइन, यानी लघु मात्रा हमने लगा दी यहाँ पर, गुरु मात्रा, सॉरी कौन सी मात्रा, गुरु मात्रा। अब बात करें हम रा में क्या है, आ है, कौन सा वाला आ, ये वाला आ, मूल आ या दीर्घ आ। अब दीर्घ आ यहाँ सॉरी लघु आ, जब लघु आ यहाँ पर है तो हम 1 मात्रा लगाएंगे, इस तरीके से विराम टाइप में दर्शाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब जा जो है इसमें भी हमारा लघु आ है तो यहाँ पर भी 1 मात्रा दर्शाएंगे। अब देखिए धीरे में क्या है, बड़ी ई है ना, दीर्घ ई दी है तो 2 मात्रा दर्शाएंगे धीरे। अब यहाँ रा जो है इसमें किसकी मात्रा है, 1 की मात्रा है, तो यहाँ पर कितनी मात्राएं दर्शाएंगे, 2 मात्राएं दर्शाएंगे, ठीक। उसके बाद होत में ओ है, और ओ कहाँ है, यहाँ इसके लिए कौन सी मात्रा लगेगी, दीर्घ मात्रा लगेगी। तो होत ता में क्या है, लघु आ है, तो कौन सी मात्रा लगेगी, 1 यानी लघु मात्रा लगेगी। फिर है में क्या है, यहाँ पर आई की मात्रा लगी हुई है, तो है में यहाँ पर भी हमें गुरु मात्रा दर्शानी है। काहे, अब काहे में आ है दीर्घ, तो यहाँ पर डबल लगेगी। ए में ए छुपा हुआ है, ए की मात्रा है तो यहाँ पर भी दीर्घ है। होत में ओ लगा है तो यहाँ पर भी दीर्घ होगी। ता में क्या है, लघु आ है तो 1 मात्रा लगेगी। आ अपने आप में आ है तो 1 मात्रा लगेगी। धी, अब धी में देखिए यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है तो यहाँ पर क्या लगेगी, 2 मात्रा लगेंगी। रा में आ है लघु तो 1 मात्रा लगेगी। समझे आप इतनी सी बात को, समझ पाए इतनी बात को। तो बात ये समझनी है कि जब भी आपको 4-5 वर्ण ऐसे हैं जिनकी लघु मात्रा लगती है, बकाया सबकी दीर्घ लगती है, इतना ध्यान रखिए। और एक चीज़ जो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे, ये यहाँ तक का क्लियर हुआ, कमेंट करके बताइए। आई ऊ री और री इनकी लघु मात्रा लगेगी, और बकाया जितने भी हैं आपके दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, और री जो है वो दीर्घ है, या फिर आपका ए है, आई है, ओ है, औ है, अंग है और आहा, इनकी आपकी दीर्घ लघु मात्रा लगेगी, यानी बड़ी मात्रा लगेगी। 2 मात्राएं लगेंगी। मात्राओं की जब हम काउंटिंग करेंगे तो इसको काउंटिंग करेंगे 1 से और इसको काउंटिंग करेंगे 2 से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपको दिया है कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरोवर फले के तक सिंचो नीर। अब आपसे पूछा जाए कि दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है, दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है, रोला है, सोठा है, उल्लाला है। ऑप्शन दिए हैं, आंसर कीजिए क्या होगा। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको मात्राओं के आधार पर छंदों की पहचान करना बताया था कि पहले चरण में अगर इतनी मात्राएं होंगी तो कौन सा छंद होगा। जल्दी से इसका आंसर करेंगे क्या होगा। मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, आंसर कीजिए इसका क्या होगा। और ये ना सोचिएगा कि आप कमेंट करते हैं या नहीं करते तो मैं उनका ध्यान नहीं देती। मैं हर एक लर्नर का ये ध्यान रखती हूँ कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन पढ़ने पर कितना ध्यान दे रहा है, कौन सिर्फ कमेंट करके चला जाता है और कौन पूरी क्लास को लास्ट तक देखता है, कौन ध्यान से वीडियो को देखता है। सारी चीज़ों को मैं फोकस करती हूँ, देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ। तो एक चीज़ आपको मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप अगर पढ़ते हैं
मुझसे या किसी और से। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे ही पढ़ें, जहाँ आपको बेटर लगे आप वहाँ पढ़ें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये तो आप सबका सपोर्ट है। क्योंकि समझने की बात है कि हमें किसका समझ आता है। पढ़ाने को इंडिया में एक से एक बेटर टीचर हैं, लेकिन हमें किसका समझ में आता है ये मायने रखता है कि किसी का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से है और ईजी वे में है तो उसका समझ में आता है। कुछ बड़े बड़े हैं उनका हाई तरीके से है तो उनका बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये मैटर करता है कि हमें किस तरीके से समझ में आता है। हमें जहाँ जैसे समझ में आता है हम वहाँ पर पढ़ते हैं, ना तो किसी के कहने से और ना ही किसी के फोर्स करने से। इसके अलावा मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़ें, अगर आप पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो अपने लिए नहीं पढ़ते। आप कभी भी ये मत सोचना कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए पढ़ रहे हैं या अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं या किसी और पर आप ये थोपो कि आपने कहा और मैंने पढ़ लिया। आप कभी किसी के लिए नहीं पढ़ते। पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं। इसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। फैमिली वाले आपको कहते हैं, फोर्स करते हैं, ये उनका फ़र्ज़ है, बकाया उनको कुछ मिलना नहीं है आपसे। आप कभी ये गलत फहमी पाल लो कि हम तो पेरेंट्स के कहने से पढ़ते हैं वरना हम तो पढ़े ही नहीं, इनके फोर्स करने से पढ़ते हैं और लगे रहते हैं पूरा दिन। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, ध्यान रखिएगा, वो आपके भविष्य के लिए कहते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, इस वजह से कहते हैं। वरना किसी को कोई शौक़ नहीं है कि जहाँ हमें कुछ मिल नहीं रहा और वहाँ हम कुछ कहें। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ तो मेरा ये कहना भी गलत है, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो अपने लिए करती हूँ, आप जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने से आपको अगर लाभ होता है तो मुझे उससे खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। आपको अगर बेटर लगता है तो सपोर्ट कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सपोर्ट करें। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो वीडियो देखिए, सेशन देखिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। आपका जो भी डाउट है वो मुझे बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो मेरा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड तो मैं आपके डाउट लेती ही हूँ। इसके अलावा जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें भी अगर मुझे पता है तो मैं आपको आंसर दे पाऊँ। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ क्वेश्चन किया हो और उसका आपको रिप्लाई ना मिला हो। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट है, आपका अच्छा होगा, आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगी। बकाया आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी इच्छा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप मोटिवेट रहें, आप पढ़ें बेहतर तरीके से। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम अगर वीडियो देख लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता, बस मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है पढ़ना और पढ़ाना। मुझे अच्छा लगता है डिस्कशन करके, तो ये मेरा शौक़ है। इसी वजह से मैंने यूट्यूब पर ज्वाइन किया है, यहाँ प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके और सबकी हेल्प करने का सोचा है। वरना अगर किसी के पास टैलेंट है, योग्यता है तो उसके लिए कहीं पर भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। और यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मैंने चुना क्यों, पढ़ने या पढ़ाने के लिए मैंने इसको क्यों चुना, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत सारी हेल्प ली। मैंने अपने आप में ये महसूस किया कि ये इतना बेटर प्लेटफॉर्म है। अगर इसको सही वे में लिया जाए, सही तरीके से इसका यूज़ किया जाए तो आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैंने कभी भी अपने टेट सीटेट के लिए या एचटेट मैंने निकाला हुआ है, सीटेट निकाला हुआ है 3 बार, यूपी टेट निकाला हुआ है, प्राइमरी जूनियर दोनों मेरे पास टेट्स हैं। तो मैंने कभी भी इनके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, किसी से कोचिंग नहीं ली, कोई एक्स्ट्रा ओपिनियन नहीं लिया, बस यूट्यूब की हेल्प ली थी। कोई पेड कोर्स भी नहीं लिया था, यूट्यूब की फ्री क्लास की वजह से, और मैंने अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर किया। इसके अलावा सीडीपी में मैंने 30/30 स्कोर किया था। ये मैं अपना जो है गायन नहीं गा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि यूट्यूब एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है अगर आप सही तरीके से, और कौन से टीचर का आपको समझ में आता है ये देखें। ऐसा ना करें कि पूरा दिन ही यूट्यूब पर लगे रहें। मैंने बोल दिया है, कहीं आप सोचें कि पूरा दिन यूट्यूब को दे दें, ऐसा भी नहीं करना। अपने बुक्स में भी टाइम देना है, क्योंकि बुक्स जो हैं वो आपकी बेहतर फ्रेंड हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर आपका कोई इस दुनिया में दोस्त नहीं है। बुक्स को टाइम दें और यूट्यूब से अपने डाउट क्लियर करें। जैसे बुक से आपने पढ़ा कुछ भी, उसमें आपको कोई डाउट है, डाउट क्लियर कीजिए। कोई टीचर है जो आपको बेस्ट लगता है, आपको लगता है कि यहाँ से मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, किसी एक से पढ़ें। जगह जगह आप घूमोगे तो ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, इससे भी आपको बहुत लॉस हो सकता है। एक ही किसी टीचर से पढ़ें जिससे आपको अच्छा लगता है, वहीं से आप अपना
क्लियर करते रहें, पढ़ाई करते रहें। किसी एक से पढ़ने से आपको डाउट नहीं होंगे और आप जगह जगह पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कारज धीरे होत है काहे होत अधीर समय पाए तरवर फलय केतक सिंचो नीर। तो मात्राएं निकालना आप जान पाए कि जब भी आई उ री और री होगा तो एक मात्रा लगेगी, और इसके अलावा दीर्घ आ है, दीर्घी है, दीर्घु है, री है, दीर्घ, ए आई ओ औ और अंग आहा इनकी लघु मात्रा लगती है बड़ी। अब यहाँ मैंने आपसे पूछा था कि ये आपका क्या है, ये जो पंक्तियाँ दी हैं क्या है, दोहा है, रोला है, सोठा है, बरवे है, उल्लाला है, क्या है ये आपको ये बताना था। अब देखिए मात्राओं को काउंट करेंगे, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यहाँ तक 12 13, यहाँ तक हमारी 13 हुई, क्योंकि ये हमारा पहला चरण है। अगर चरण की बात की जाए तो ये कौन सा चरण है, पहला चरण है। यहाँ तक, यहाँ हमारा, यहाँ यति ली हमने, अल्पविराम लगाया, फिर ये दूसरा चरण है यहाँ तक, फिर तीसरा चरण है यहाँ तक, और चौथा चरण है यहाँ तक। तो जब भी पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी, तो मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में अगर 13 मात्राएं होंगी तो क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि पहले चरण में अगर 13 मात्राएं हैं तो वो क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रही हूँ मैं, दोहा होगा, रोला होगा, सोठा होगा, उल्लाला होगा। आंसर करके बताइए क्या होगा। अगर पहले चरण में 13 मात्राएं दी हुई हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, जल्दी से लगाइए तुक्का, या फिर आपको पता है तो कंफर्म बताइए क्या होगा। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, जल्दी आंसर करेंगे। तो देखिए ये होगा दोहा, क्योंकि जिसके पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं, प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, वहाँ पर होता है दोहा। क्या होता है, दोहा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद से बनने वाले प्रश्न, छंद से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला ही दिया है पॉइंट यति। यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि कारज धीरे होत है, एक ही दोहे से हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फलय केचक सिंचो नीर। अब आपसे कह दिया जाए कि दी गई पंक्तियों में यति कहाँ है, यति कहाँ है, ठीक है। और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कारज धीरे होत है, फिर काहे होत अधीर, फिर दे दिया जाएगा केसक सिंचो नीर, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा कि कारज धीरे होत है, ये जो अल्प विराम लगा हुआ है ना, यही यति है। यहाँ पर हमने क्या किया, ठहराव, यति को हम ठहराव भी कहते हैं। हम यहाँ पर ठहरे थे तो एक यहाँ पर यति ली हमने, एक यहाँ पर ली, 2 ठहराव हमने लिए। तो यति हम किसको कहेंगे, अल्प विराम या ठहराव को हम यति कहेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे गति की। तो गति की जब बात करेंगे, वर्णों का उतार चढ़ाव, वर्णों का उतार चढ़ाव, जैसे हम वर्णों को उतार कर धीरे से फिर एकदम तेज बोलते हैं। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फलय केतक सिंचो नीर। ठीक है, तो जो हमारे वर्ण हैं उनका उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, गति कहलाता है। कौन सी गति से हम पढ़ रहे हैं या गायन कर रहे हैं। तुक की बात करें, समान मात्रा या समान वर्णों का समूह। जैसे देखिए यहाँ इसी श्लोक में हमने यहाँ कहा अधीर और यहाँ कहा नीर, तो पीछे मात्राओं में जो समानता है, मात्राओं का जो समूह है, जैसे धीर और नीर, ई की मात्रा है दोनों में और रा है, तो ये जो समान मात्राएं होंगी, समान समूह जहाँ बनेगा वर्णों का, वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा तुक बन जाएगा। जैसे तुकबंदी नहीं कहते कि तुकबंदी, धीर, अधीर, नीर, सीर, पीर, ये सारी क्या हैं, तुकबंदी हैं। फिर हम बात करें विराम की, तो आराम, विराम। विराम का मतलब क्या है, आराम लेना या विश्राम करना, आराम लेना या विश्राम करना। जैसे यहाँ पर हमने लगाया अधीर के बाद में ये डंडा, ये क्या है, विश्राम है। यहाँ डबल लगाया, चारों चरण जब हमारे ख़त्म हुए तो ये भी क्या है, विराम है। तो यहाँ ये साइन दिए हुए हैं, ये क्या है, विराम है। आगे हम बात करें मात्रा की, तो जैसे पंक्ति दे दी आपसे और मात्रा पूछ ली इसमें कि मात्रा क्या होती हैं, तो इस तरीके से लगा हुआ होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मात्राएं हैं समझने के लिए। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मात्राओं के टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मात्रा, उच्चारण में लगने वाला समय, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी छंद में गायन करते समय उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, उसको हम कहेंगे मात्रा। ठीक, क्या कहेंगे, मात्रा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि का को जब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, का, र, ज, तो र और जा को हम जल्दी बोल रहे हैं, कारज,
का रज, तो का में ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए ये क्या है यहाँ पर इसकी दीर्घ मात्रा है या फिर ये कहें गुरु मात्रा। अब हम अगर मात्राओं की बात करें तो क्वेश्चन बनेगा कि मात्रा कितने प्रकार की होती हैं। ध्यान रखिएगा, मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। लघु मात्रा इस तरीके से दर्शाई जाती है एक डंडा टाइप में, और गुरु मात्रा ऐसे एस टाइप में दर्शाई जाती है। ये इसके साइन हैं। लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्रा कौन कौन सी होती हैं? देखिए, मैंने अभी बताया आपको आ ई उ री और लृ, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, इनकी मात्रा लघु यानी एक मात्रा होती है। इनकी पांचों की कैसी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है, यानी लघु मात्रा इनकी होती है। कैसी मात्रा? लघु मात्रा। मार्कर भी अपना काम छोड़ गया, इसको क्या हुआ? अभी तो ठीक था। ठीक है, कैसी मात्रा होती है? लघु या एक मात्रा। कौन कौन की? आ ई उ री और लृ, री और लृ। ह्रस्व स्वर, इनको क्या कहेंगे? पांचों को हम ह्रस्व स्वर कहेंगे इनको। और क्या कहेंगे? एक मात्रिक स्वर कहेंगे, एक मात्रा है इनके अंदर। और क्या कहेंगे? लघु स्वर कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे इनको। इनकी मात्रा लघु यानी एक होती है। लघु यानी कितनी होती है? एक होती है इनकी मात्रा। कितनी? एक। और उस एक को हम ऐसे डंडे टाइप से दर्शा देते हैं। अगर हम बात करें दूसरी गुरु मात्राएं, गुरु मात्राएं आ ई उ री लृ, री लृ नहीं है, ए आई ओ औ, ये जो दिए हैं आपके सामने 3 3 6 और 2 8 और 2 अंगा और आहा 10। ठीक है, इन 10 की कैसी मात्रा होगी? दीर्घ ना होकर कैसी हो जाएगी? गुरु मात्रा हो जाएगी। और उस गुरु को हम इस एस से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर, बड़े स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, इन सभी की 2 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं। और उन दोनों मात्राओं को एस से इस तरीके से दर्शाया जाता है। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई? इतना जो आपको पढ़ाया समझाया गया, इधर इतनी देर से आपके सामने जो अभी गाया गया, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरबर फले केतक सिंचौ नीर। तो आप बस वेट करते रहिए कि समय आएगा, एक समय आएगा आपका भी, जब आपने जो तरवर पाला है, जो पौधा आपने पाला है, बचपन से अब तक आप पालते आए हैं, वो भी आपका पौधा एक दिन फल देगा, आपको एक दिन फल देगा। बस वेट कीजिए उस दिन का, उस समय का, उस क्षण का, उस पल का। वो क्षण कितना खूबसूरत होगा, वो पल कितना खूबसूरत होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, और उस ज्वाइनिंग लेटर को आप अपने पेरेंट्स के, अपने माँ, अपने पापा के हाथ में थमाएंगे कि ये लीजिए, आपने जो अब तक हमारे लिए किया, इतना परिश्रम आपने किया, इतना मोटिवेशन आपने दिया, इतनी हमारी हेल्प की, इतना सपोर्ट किया, उसका आज आपको कहीं जाकर कुछ मिल पाया है, कुछ मिल पाया है। उसके बाद में भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बकाया रह जाती हैं, लेकिन वो दिन कितना खूबसूरत होगा आप सोचेंगे, सोच कर देखिए, और सोच कर देखने के बाद में आपके अंदर एक जुनून आएगा, एक जोश आएगा कि हाँ मुझे जुट जाना है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो माँ के वो सपने जिनको उन्होंने बचपन से देखा है, उनको आपको पूरा करके दिखाना है, और उसके लिए आपको रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। आपको दौड़ में शामिल होना है और रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। जीत आपकी निश्चित होगी, ये आप मान लीजिए। जीत आपकी निश्चित होगी, ये आप मान लीजिए। बस आप कोशिश करना मत छोड़ना, बस आप लड़ना मत छोड़ना, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर समझा पढ़ा वो आपको सारा क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए। यति क्या होती है? अल्प विराम या ठहराव को हम यति कहेंगे। गति क्या होती है? वर्णों के उतार चढ़ाव को हम गति कहेंगे। तुक क्या होता है? समान मात्रा समान वर्णों का एक समूह होना तुक कहलाता है। विराम क्या है? आराम करना, विश्राम लेना विराम कहलाता है। मात्रा क्या होती है? किसी भी पंक्ति के उच्चारण में या कोई वर्ण है, शब्द है, उसके उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। लघु को डंडे टाइप से दर्शाया जाता है विराम टाइप में, और गुरु को एस टाइप से दर्शाया जाता है। और ये 5 जो वर्ण हैं ह्रस्व स्वर, इनकी मात्रा 1 होती है, यानी लघु होती है। गुरु मात्रा किसकी होती है? जो आपके दीर्घ या बड़े स्वर या संयुक्त स्वर होते हैं, उनकी मात्रा गुरु होती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है छंद का, जो मैंने आपके सामने यहाँ ये
पॉइंट में दिया है। देखिए, अगर आप छंद को किसी किताब से पढ़ने बैठेंगे तो आपको कई घंटे लग जाएंगे उसको पढ़ने में, और तब भी आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी जो आपको यहाँ पर समझाई जा रही हैं। तो मैं कम टाइम में और आपको बेहतर डेटा देने की कोशिश करती हूँ, और इसके अलावा आपको लिखना भी कम पड़े ऐसी व्यवस्था मैं करके रखती हूँ, क्योंकि पॉइंट्स में आपको चीज़ें बताई जाती हैं, फिर उनके बारे में आपको सारा कुछ समझा दिया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप लाइक करते ही हैं, और फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ बात करेंगे गण की। गण किसे कहते हैं, ये छंद से रिलेटेड है, पूछ लिया जाता है कि गण किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे हम गण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है चमन, अगर हम यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम लिख सकते हैं क्या, कमल। क्या लिख सकते हैं, कमल। देखिए ये जो कमल है इसमें कमल, तो 3 हमारे क्या हैं, वर्ण हैं। 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, गण कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फलय, केतक सिंचो नीर। अब आपसे पूछ लिया जाए, दी गई पंक्तियों में कितने गण हैं, बताइए आंसर करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं इनमें कितने गण हैं ये बता दीजिए, ये हमें बता दीजिए कितने गण हैं इसमें। देखिए, कारज एक गण ये हुआ, दूसरा है हमारा अधीर, तीसरा है हमारा समय, और चौथा है हमारा केतक। तो दी गई पंक्तियों में 4 गण हैं। कितने गण हैं, 4 गण। कितने, 4। अगर गण की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा 8 होती है। गण का सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सूत्र है यमाता राजभान सलगा। क्या है, यमाता राजभान सलगा। ये क्या है, सूत्र है किसका, गण का। ध्यान रहेगा, नहीं रहे तो रिवीजन कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइम देखकर रिवीजन कर सकते हैं, या अपने पास लिखकर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर एक बार में, देखिए छंद ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा थोड़ा आपने अगर फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो थोड़ी थोड़ी आपको ये लग रहा होगा कि क्या है, ये ऊपर से थोड़ा जाने लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो को सेकेंड टाइम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% श्योर है। क्योंकि पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगी, और पहले आपने कभी इसको लर्न किया है, पढ़ा हुआ है, तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करें गण सूत्र की। तो गण सूत्र आपको बताया, यमाता राजभान सलगा, ये सूत्र है। ये छंद शास्त्र ग्रंथ में आचार्य पिंगल ने दिया था। ये जो सूत्र है ये छंद शास्त्र ग्रंथ में किसने दिया था, आचार्य पिंगल ने दिया था। ये जो ग्रंथ छंद शास्त्र ग्रंथ है, छंद से रिलेटेड है, बहुत ही बड़ा बृहद ग्रंथ है। किसका है, आचार्य पिंगल का। अगर हम बात करें दल की, तो दल क्या होता है, गण हमने जाना, गण क्या होता है, 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। तो ये बताइए, क्या आपको पहले से ये पता था कि गण किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है इस पंक्ति को देकर, सपोज दैट कि आपसे सुपर टेट में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या UPSI में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कारज धीरे होते हैं, काहे होता धीर, समय पाए तरवर फलय, केतक संचो नीर, इसमें बताइए कि कितने गण हैं। तो क्या आप बता पाते, पहले से पता था, कमेंट करके बताइए। नहीं पता था तो अच्छा लगा हो तो ये बताइए कि समझ में आया और अच्छा लगा कि गण क्या होते हैं। गण की संख्या 8 होती है। गण 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। गण सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा। ठीक, अब बात करें हम दल की। दल क्या होते हैं, 4 चरणों का समूह। 4 चरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, दल कहेंगे। जैसे दल की बात करें तो 4 चरणों का समूह, जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो 4 चरण हैं इसमें। यहाँ हमने क्या लिया, यति हमने ली, यानी यहाँ पर हम ठहराव लिया। यहाँ हमने अल्प विराम लगा हुआ है तो 1 चरण हुआ। फिर यहाँ विराम लगाया, दूसरा चरण हुआ। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, ठहराव लिया, तीसरा चरण हुआ। फिर यहाँ हमने विराम लगाया, चौथा चरण हुआ। तो दल क्या है, 4 चरणों के समूह को दल कहते हैं। तो ये पूरा जो 4 चरण हैं इसको हम क्या कहेंगे, दल कहेंगे। अगर हम बात करें चरण और पाद की, क्योंकि यहाँ 4 चरणों के समूह को हम दल कह रहे हैं, तो आपको पूछ लिया जा सकता है कि चरण या पाद क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छंद का चौथा हिस्सा। जैसे ये छंद है, कौन सा छंद है, दोहा छंद। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3 यहाँ तक और फिर 4। तो 4 हिस्से हैं। तो चौथा हिस्सा जो है, मान लीजिए ये पहला हिस्सा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का है तक। तो ये क्या है, हमारे पास में एक चरण है। एक चरण ये, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये और चौथा चरण ये। किसी भी छंद का चौथा हिस्सा जो होता है उसे हम चरण या पाद कहते हैं। ध्यान रहेगा, किसी भी छंद का चौथा हिस्सा।
और आपको ध्यान नहीं, रटना नहीं है, समझना है। यहाँ देखिए ये छंद दिया हुआ है, इसमें चौथा हिस्सा कहाँ पर है, यहाँ यति लगी हुई है, फिर यहाँ विराम है, फिर यहाँ यति है, फिर यहाँ विराम है। तो जहाँ पर भी यति लगी हुई है ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। ठीक है, तो चौथे हिस्से को हम क्या कहेंगे, चरण या पाद कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि दोहे में कितने चरण होते हैं, तो दोहे में 4 चरण होते हैं। दोहे के पहले चरण में 13 मात्रा होती हैं, दूसरे में 11 होती हैं, तीसरे में फिर 13 होती हैं, चौथे में फिर 11 होती हैं। तो पहले में और तीसरे में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11 मात्रा किसकी होती हैं, दोहे की होती हैं। ठीक, आगे हम बात करें मात्रिक छंद के भेद। जो मात्रिक छंद हैं उसके भी अपने भेद हैं। कौन कौन से, सम्मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद। कौन कौन से, सम्मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद। देखिए जो सम्मात्रिक छंद है उनकी चारों चरणों में समान मात्रा होती है। विषम मात्रिक छंद जो हैं उनकी अलग अलग मात्रा होती है चारों चरणों में। अर्ध सम्मात्रिक का मतलब क्या है, जैसे दोहा है, अर्ध सम्मात्रिक का अर्थ होता है कि जिसके 2 चरणों में यानी आधे चरणों में समान मात्रा हो। जहाँ चारों चरणों में से किन्हीं दो में समान मात्रा हो। अर्ध का मतलब आधा समान मात्रिक। ठीक, तो देखिए यहाँ हम मात्रिक छंद की भेद की बात करेंगे तो आपसे 3 आपको लगाना है। आपसे पूछा जाए कि मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है, सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक। सम्मात्रिक छंद किन्हें कहेंगे, जिनके चारों चरणों में समान मात्रा होती हैं। जैसे चौपाई एक छंद है, क्या है, चौपाई छंद है। चौपाई के चारों चरणों में ही समान मात्रा होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं, पहले चरण में 16, दूसरे चरण में 16, तीसरे चरण में 16 और चौथे चरण में 16। तो चारों ही चरणों में जब समान मात्राएं होंगी तो वहाँ कौन सा छंद होगा, कौन सा मात्रिक छंद होगा, तो वहाँ होगा सम्मात्रिक छंद, यानी चारों चरणों में समान मात्रा है तो सम्मात्रिक छंद हुआ। तो पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात विषम मात्रिक छंद, जहाँ चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं हों। पहला, दूसरा, तीसरा चारों चरण दिए हैं, जैसे 4 चरण हैं, सपोज दैट कि यहाँ पर 13 है, यहाँ फिर उसके बाद में यहाँ क्या है 11 है, और यहाँ पर 16 हो जाए और यहाँ 18 हो जाए, ऐसे करके। तो यानी चारों चरणों में ही अलग अलग मात्राएं होंगी, तो कैसा होगा, विषम। विषम का मतलब अलग, किसी से मेल ही नहीं खाता, अलग है बिल्कुल। सम का मतलब जो हमेशा समान है, पहले चरण में भी उतना ही, दूसरे में भी उतना ही, तीसरे में भी उतना ही, चौथे में भी उतना ही। विषम का मतलब जो किसी में मेल नहीं खाता, पहले में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग और चौथे में भी अलग। फिर हम बात करें अर्ध सम्मात्रिक की, तो अर्ध सम्मात्रिक जहाँ चारों चरणों में से किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा हो। अगर 4 चरण हैं किसी छंद के और उन चारों में से किन्हीं 2 में अगर समान मात्रा, अर्ध सम्मात्रिक, यानी आधे में समान आधे में अलग, तो वो कौन सा हो जाएगा, अर्ध सम्मात्रिक। अब यहाँ हम देखें कि आपसे पूछ ले जाए कि दी गई पंक्ति में दोहा छंद है, दोहा छंद किस प्रकार का छंद है। आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या करेंगे, अब आंसर कीजिए आप। दोहा जो है कैसा छंद है, सम्मात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है, इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। जो आज सही करेक्ट आंसर करेगा उसको मिलेंगे 100 रुपये, उसको 100 रुपये मिलेंगे जो आज करेक्ट आंसर करेगा। जल्दी से करेक्ट आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर कीजिए, क्या होगा। तो देखिए जिन लोगों ने दोहा आंसर किया है उन सबका सही है, क्योंकि बात हुई है जिन्होंने अर्ध सम्मात्रिक किया है उनका सबका आंसर सही है। तो देखिए अर्ध सम्मात्रिक मतलब जहाँ किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा हो। हमने देखा दोहा के पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे में 11 हैं, गिनिए 2 4 6 8 10 और एक 11, 2 4 6 8 9 10 11। दूसरे चरण में 11 हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो देखिए 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा और यहाँ 2, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो और यहाँ तीसरे चरण में 13 हैं, फिर इसमें 11 मात्रा आएंगी। तो यहाँ देखिए पहले में 13 और तीसरे में 13, दूसरे में 11 और चौथे में 11। तो 2 चरणों में समान मात्रा है, तो कैसा छंद हुआ ये, अर्ध सम्मात्रिक। कैसा, अर्ध सम्मात्रिक। सपोज दैट कि चारों चरणों में ये अलग अलग होती तो ये हो जाता विषम मात्रिक। अगर इसके चारों चरणों में समान मात्रा होती तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर सम्मात्रिक छंद, यानी
क्या हो जाता है, चौपाई में होता है सममात्रिक छंद। चारों चरणों में ही समान मात्राएं होती हैं। यहाँ ऑप्शन यहाँ जो है एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं। जैसे सममात्रिक की बात की जाएगी तो आप चौपाई के साथ में जा सकते हैं। विषम मात्रिक की बात की जाएगी तो उल्लाला जो है ये विषम मात्रिक है, इसके चारों चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। सममात्रिक की बात करें तो दोहा जो है सममात्रिक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर भी देख लिया होगा ना नीचे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के वो भी सही आंसर तक पहुँच गए होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने बात की छंद के जो नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट था उसके बारे में। तो ये जो क्लास थी यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई, अच्छा लगा, समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आगे इसका एक और पार्ट आएगा, तो अगर आपको समझ में आया हो तो इसका एक और पार्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में क्लास को। देखिए आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। आप सपोर्ट करेंगे तो एक्सपर्ट ओपिनियन आपका परिवार बेहतर बन पाएगा, एक सही दिशा में जा पाएगा, या हम ये कहें कि जो आपका हमारा मिलकर जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। वैसे आपके सपोर्ट में कोई कमी नहीं है। हमारे जो सब्सक्राइबर की हम बात करें, ऑडियंस भी 600 प्लस हो चुके हैं, 600 प्लस हो चुके हैं। आपका पूरा सपोर्ट है, थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए। एक बार 1K कर दीजिए। 1K जब हो जाएंगे तो लाइव डिस्कशन हम कर पाएंगे। सबसे बड़ी मेरी जो खुद की इच्छा है, मेरी इच्छा ये है कि लाइव डिस्कशन हो पाए प्रॉपर वे में। उसके बाद में जैसा भी हो जो भी हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस 1K हो जाएं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है लाइव डिस्कशन की, कंप्लीट प्रॉपर वे में लाइव डिस्कशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी, यही इच्छा है। और उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और मेरी इस इच्छा को जल्दी ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर इस क्लास से रिलेटेड जो आपको आज यहाँ कराया उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पढ़ने की इच्छा अपने अंदर ज़रूर रखें, इंटरेस्ट पैदा करें। जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तब तक पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट का पैदा करना बेहद ज़रूरी है। और आप किसी दूसरे से इंस्पायर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर झांक कर देखिए, आपके अंदर ही इतनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं कि अगर आप एक बार अपने आप को पहचान लें। सामने वाले को समझने की बाद में ज़रूरत पड़ती है, पहले ज़रूरत पड़ती है कि हम खुद को पहचान पाएँ, खुद की प्रतिभाओं को हम पहचान पाएँ कि हमारे अंदर क्या है। इस दुनिया में खुद को समझना सबसे मुश्किल काम है। हम दूसरों को समझते फिरते हैं लेकिन खुद को कभी समझ नहीं पाते कि हम क्या हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि दूसरों को बाद में, पहले खुद को समझिए। जिस दिन आप खुद को समझ जाएंगे दूसरों को आप अपने आप समझने लगेंगे। तो खुद को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब खुद को समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, हर एक लर्नर अपने आप में विशिष्ट है। कुछ ना कुछ प्रतिभाएं सबके अंदर छुपी हुई हैं। जिस दिन आप अपनी प्रतिभाओं को पहचान जाएंगे उस दिन आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही बहुत कुछ हैं। ज़रूरत है तो आपको जागने की है, ज़रूरत है तो खुद को समझने की है, ज़रूरत है तो अपने आत्मविश्वास के साथ जीने की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय के साथ में पढ़ते रहें। टेक केयर।